ये जो है हम स्टडी कर रहे हैं ज़ूलॉजी बीएससी की बीएस फर्स्ट सेमेस्टर की मिलर हार्ले की बुक से। और इसका चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी और ऑर्गेनाइजेशन। इस सारे चैप्टर में जो है हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने तकरीबन 1.4 मिलियन स्पीशी को अब तक क्लासीफाई किया है। मतलब स्पीशी तो अर्थ क्रस्ट पे बहुत सी हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने जितनी स्पीशी की क्लासिफिकेशन की है वो 1.4 मिलियन है, और उसमें से तकरीबन 3/4 से ज़्यादा जो है एनिमल्स हैं। ठीक है, मतलब 1.4 मिलियन स्पीशी हैं, उसमें बैक्टीरिया भी आ जाती हैं, प्रोटिस्ट भी आ जाती हैं, एनिमल्स भी आ जाती हैं, प्लांट्स भी आ जाती हैं। लेकिन अगर उसमें हम एनिमल्स की कंपोजिशन देखें तो 3/4 से ज़्यादा, मतलब अगर 4 पार्ट्स हम कर लें 1.4 मिलियन स्पीशी के, तो उसमें से 3 पार्ट्स एनिमल्स ऑक्यूपाई कर रहे होंगे और बाकी 1 पार्ट जो है बाकी स्पीशी ऑक्यूपाई कर रही होंगी। उसके बाद हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। जानदारों की वैरायटीज़ को, उनकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना और उनके आपस में एवोल्यूशनरी ताल्लुकात को देखना, इस चीज़ को जो है हम टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी में ब्राइटनेस ऑन है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? एनिमल्स की डाइवर्सिटी को स्टडी करना और उनके आपस में जो एवोल्यूशनरी ताल्लुकात हैं, ठीक है, उनका एंसेस्टर्स हैं, उनके क्या ताल्लुकात थे, आपस में क्या ताल्लुकात है, उनमें सिमिलैरिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं, तो इस चीज़ की स्टडी टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास किंगडम सिस्टम बहुत से हैं, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम। तो उनमें से जो मॉडर्न है ना वो 5 किंगडम सिस्टम है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये रॉबर्ट विटिकर ने दिया 1969 में। ठीक है, तो 5 किंगडम सिस्टम जो कि 1969 में रॉबर्ट विटिकर ने दिया, वो हमारे पास मॉडर्न सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसे हम आजकल यूज़ करते हैं। उसके बाद ना हमारे पास एक और सिस्टम है जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल मीन्स जानदारों को नाम देना, नोमेनक्लेचर जो है ये भी हम ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम नाम देते हैं। तो ये नेमिंग सिस्टम है, और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अपनी समाज में ज़बान में अगर हम देखें, जो हम कॉमनली इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो उसमें कार्लोस लिनियस ने, और ग्रीक में इसका जो नेम था उसे देखें तो कार्ल वॉन लिनियस ने। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि ये नेमिंग का है, वो कार्लोस लिनियस या कार्ल वॉन लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि जो कार्लोस लिनियस था ना, वो ये कहता, उसे ना एवोल्यूशन पर यकीन नहीं था। ठीक है, उसकी जो वो डार्विनिज्म पर जो है ज़्यादा जोर देता था कि एवोल्यूशन नहीं हुई, सब चीज़ें खुदा ने एज इट इज़ बनाई। लेकिन अगरचे वो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसका काम एवोल्यूशन को जाहिर करता है। उसने जो जो सिस्टम दिए, जो जो टेक्निक्स दी जोलॉजी में, वो सारी एवोल्यूशन को जाहिर कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम साइंटिफिक नेम्स देख लेते हैं। डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनस फैमिलियरिस और ह्यूमन का है होमो सेपियंस। तो ये दो ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछे जाती हैं। उसके बाद हम टैक्सन की डेफिनेशन देखें तो टैक्सन जानवरों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसी शेयर्ड करेक्टर को ज़ाहिर करता है। शेयर्ड करेक्टर मीन मतलब एक करेक्टर जो है उस ग्रुप के सारे जानदारों में होगा। जैसे हम इंसान है ना, हम मैमल से ताल्लुक़ रखते हैं, काउज, बफेलोज, ये सब भी हमारे ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सब में जो है वर्टेब्रल कॉलम है। तो जो मैमल्स हैं, ठीक है, अब वो सारे इस करेक्टर को शेयर करते हैं कि उनमें वर्टेब्रल कॉलम है, तो हम एक टैक्सन बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम में इंडोथर्मी की भी खसूसियात हैं। हम लोग होम्योस्टेसिस करके जो है अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक जो है मेंटेन रखते हैं। और मेमरी ग्लैंड्स, मतलब जो मदर्स होती हैं अपने बच्चों को फीड करती हैं, ये चीज़ भी पाई जाती है। तो ये तीनों अलग अलग शेड करेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि मैमल्स का क्या बना रहे हैं, टैक्सन बना रही हैं। तो एक ग्रुप के जानवर जो होंगे, एनिमल्स जो होंगे, वो जब किसी शेड करेक्टर को जाहिर कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये टैक्सन बना रही हैं। उसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर अप्रोच। मॉलिक्यूलर अप्रोच क्या होता है? हम ना मतलब अब जो जानदार मौजूद हैं उनके ताल्लुकात उनके एंसेस्टर से स्टडी करने के लिए ना कुछ ना यूनिट्स को देखते हैं। अब जोलॉजी में जो है ज़्यादातर इस चीज़ के लिए राइबोसोमल आरएनए को यूज़ करते हैं। डीएनए को यूज़ क्यों नहीं करते, प्रोटीन को यूज़ क्यों नहीं करते, राइबोसोमल आरएनए को क्यों यूज़ करते हैं? इसे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि
इसमें वेरिएशंस जो हैं इसकी सीक्वेंस में, इसकी नाइट्रोजीनियस बेसिस की तरतीब में बहुत कम आती हैं, ठीक है। और ये तकरीबन जो है सिमिलर, मिलता जुलता ही रहता है, बहुत कम चेंजेस इसमें आती हैं, यानी कि ये एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन को जाहिर करता है। कंजर्व कहते हैं एक चीज़ को रिटेन करना, उसे बरकरार रखना, उससे ज़्यादा चेंज होने से रोकना, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए में चूँकि बहुत कम तब्दीलियाँ आती हैं, एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन को जाहिर करता है, तभी जो है इसे मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं एंसेस्टर्स के हवाले से, उसके बाद अगर हम 5 एंसेस्टर देखें तो वो कौन कौन से हैं? किंगडम मोनिरा जिसमें हम प्रोकैरियोट्स को स्टडी करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा जिसके अंदर हम थैलस डिफरेंट देखते हैं, बहुत से हमने ये इसके जो हैं फाइलम डिवीजन जो हैं क्लासेस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रोटिस्टा के प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक, ठीक है। और इसमें प्लांटाई में कौन सी स्पीशी आ जाती हैं जो अजोट्रॉफिक होती हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। और किंगडम एनिडेलिया जो इंजेस्टिंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो अपनी ओरल कैविटी से खुराक को इंजेस्ट कर सकते हैं। और फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं, अपनी खुराक को हासिल नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा? पहले मैंने बताया कि बायोलॉजिस्ट ने 1.4 मिलियन स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें 3/4 से ज़्यादा एनिमल्स हैं। फिर मैंने टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन बताई कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी को स्टडी करना और उनके आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना, ये चीज़ टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स कहलाती है। फिर मैंने बताया कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में इंट्रोड्यूस करवाया। और ये 5 इसमें कौन से किंगडम आ जाते हैं? ये किंगडम मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमेलिया और फंजाई। फिर मैंने बताया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि जो नेमिंग सिस्टम है वो कार्योलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया। और कार्योलस लिनियस अगरचे एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन उसका काम इस चीज़ को जाहिर करता है। फिर डॉग का साइंटिफिक नेम मैंने बताया कैनस फैमिलियरिस, और ह्यूमन का बताया जो कि होमो सैपियंस है। फिर मैंने बताया कि एक ग्रुप के एनिमल जब किसी करैक्टर को शेयर करेंगे तो वो टैक्सन होगा। और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में हम राइबोसोमल आरएनए का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत कम अपने अंदर जो है चेंजेस को शो करता है। उसके बाद ना हम फर्दर इसका देख लेते हैं ग्रुपिंग की एक टाइप, ठीक है, जिन्हें जो है हम डोमेन्स कहते हैं। अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने 3 डोमेन्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, एक है आर्चिया, एक है यूकरिया और एक है यूबैक्टीरिया। अब आर्चिया क्या है? आर्चिया जो है हमारे पास प्राइमेटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो है रहते थे। अब सबसे पहले जो है कहते हैं ज़मीन पर भाई बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स आए, और वो ना हॉट स्प्रिंग्स में रहते थे जो कि 120 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर और इससे भी ज़्यादा बेयर कर सकते थे, और ज़्यादा साल्टी इन्वायरमेंट में भी रह सकते थे। तो इस चीज़ को हम एक्सट्रीम कंडीशंस कह रही हैं। तो आर्चिया में क्या आता है? हमारे पास प्राइमेटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते थे। उसके बाद यूकरिया, यूकरिया के अंदर सारे यूकरियोट्स आ जाते हैं। यूकरियोट्स में क्या शामिल होता है? एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, जो ट्रूली बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, मतलब जो कि डिकम्पोजिशन में पैरेलल होंगे फंजाई के, और बाकी में उनमें करेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया वाली होंगी, जो कि रियल बैक्टीरिया में होती हैं, वो ट्रू बैक्टीरिया और वो यू बैक्टीरिया में आती हैं। अब ना जो राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस अगर हम देखें तो वो आर्चिया और यूकरिया का आपस में ज़्यादा मैच करता है यू बैक्टीरिया की निस्बत, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया कि ये दोनों आर्चिया और यूकरिया आपस में ज़्यादा मिलते हैं यू बैक्टीरिया की निस्बत। उसके बाद अगर हम एनिमल की सिस्टमैटिक्स देखें कि जानवरों की क्लासिफिकेशन कैसे की गई, इनके बारे में क्या सोचा जाता है कि इनका एंसेस्टर कौन था और कितने थे, तो एक तो इसका कॉन्सेप्ट है मोनोफाइलेटिक। अब मोनो मीन वन, फाइलेटिक मीन एंसेस्टर। कुछ चीज़ें नाम से ही शो हो रही होती हैं। तो इसके मुताबिक हम सारे जानदारों का एक ही एंसेस्टर है और हम सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं, मतलब हम सारे उसके जानशीन हैं, उसके हेयर्स हैं, वारिस हैं, और हम सबका एंसेस्टर एक ही है। उसके बाद पॉलीफाइलेटिक, पॉली मीन मैनी, फाइलेटिक मीन एंसेस्टर। इसके मुताबिक हम सारे जानदारों के कई एंसेस्टर है। और पैराफाइलेटिक का क्या मतलब है? इसके मुताबिक जो है हमारा सिंगल एंसेस्टर है, इसके मुताबिक सिंगल एंसेस्टर है और कुछ डिसेंडेंट्स हैं। मतलब कि अगर दुनिया की आबादी में कह देती हूँ कि सपोज कर ली 100 करोड़ है, तो पैराफाइलेटिक के मुताबिक 50 करोड़ का एक एंसेस्टर है और 50 करोड़ का एक एंसेस्टर है, मतलब इसके मुताबिक 2 एंसेस्टर है, ठीक है। मतलब सिंगल एंसेस्टर उसके कुछ डिसेंडेंट्स के साथ है और फिर दूसरा सिंगल एंसेस्टर बाकी के डिसेंडेंट्स, सिंगल एंसेस्टर इसके कुछ डिसेंडेंट्स के साथ है और जो दूसरा सिंगल एंसेस्टर है वो बाकी डिसेंडेंट्स के साथ है, ठीक है। तो पैरा का मतलब है 2, मतलब एक एंसेस्टर के कुछ बच्चे और दूसरे एंसेस्टर के बाकी डिसेंडेंट्स।
बाकी बचे या फिर उसके जनरेशन के आगे। तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है? मोनोफाइलेटी के मुताबिक सबका एक ही एंसेस्टर है, पॉलीफाइलेटी के मुताबिक बहुत सारे एंसेस्टर हैं, और पैराफाइलेटी के मुताबिक सिंगल एंसेस्टर और उसके कुछ डिसेंडेंट्स शामिल हैं, सारे डिसेंडेंट्स शामिल नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम करैक्टर की डेफिनेशन देखें तो करैक्टर क्या होता है? ये इट इज़ वर्चुअली एनीथिंग दैट हैज जेनेटिक बेसिस एंड दैट कैन बी मेजर्ड। अब वर्चुअली का क्या मतलब होता है? वर्चुअली मतलब जो तब्दील हो सके। तो ये कोई ऐसी खसूसियत है जो कि तब्दील होने की सलाहियत रखती है किसी एवोल्यूशनरी प्रेशर के अंडर या किसी भी चीज़ प्रेशर के अंडर, और जिसकी कोई जेनेटिक बेसिस हो। ठीक है, मतलब उसकी कोई जीनियाती बुनियाद हो, ठीक है, जो कि उसे प्रमोट करे और जिसे जो है हम मैयर कर सकते हैं। ठीक है, तो करैक्टर की क्या डेफिनेशन है? ऐसी चीज़ जो कि वर्चुअली हो, तब्दील हो सकती हो, जिसे हम मैयर कर सकते हो, जिसकी कोई जेनेटिक बेसिस हो। मिसाल के तौर पर अब राइबोसोम के ऊपर मौजूद सीक्वेंस प्रोटीन बनाता है, तो ये प्रोटीन की जेनेटिक बेसिस है, प्रोटीन की जो है जेनेटिक बेसिस है। इसी तरह ऐसी चीज़ जिसकी कोई जेनेटिक बेसिस हो, जिस तरह अब हम एक घर बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा बनाते हैं, तो हम नक्शा कह सकते हैं कि ये जो नक्शा है ये जेनेटिक बेसिस है इस घर की। तो जिस चीज़ की कोई जेनेटिक बेसिस है और जिसे मैयर कर सकती हैं और जो चेंज हो सकती है वर्चुअली हो, उसे हम करैक्टर कहेंगे। या करैक्टर हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है सप्लेसियोमॉर्फी और दूसरी होती है साइनेपोमॉर्फी। सप्लेसियोमॉर्फी क्या होगी? एक ग्रुप के सारे मेंबर्स जिस करैक्टर को शेयर करेंगे आपस में, जो उन सब में कॉमन होगा, वो सप्लेसियोमॉर्फी होगी। मिसाल के तौर पर जो मैमल्स हैं, मैमल्स के सारे ग्रुप में वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है, तो ये सप्लेसियोमॉर्फी है वर्टेब्रल कॉलम का होना मैमल्स के लिए। बर्ड्स में भी सब में ही जो है वर्टेब्रल कॉलम है, तो ये भी सप्लेसियोमॉर्फी है। रेप्टाइल्स में भी सब में वर्टेब्रल कॉलम है, तो ये उसकी सप्लेसियोमॉर्फी है। अब जैसे बर्ड्स के अंदर फीथर्स हैं, पर होते हैं परिंदों के, तो परों का होना बर्ड्स वाले ग्रुप के लिए सप्लेसियोमॉर्फी है। मतलब एक ग्रुप के सारे जानवर जिस एक खसूसियात को जाहिर कर रही होंगी, वो एक खसूसियत जो कि सब में शेयर हो रही है, वो उसकी सप्लेसियोमॉर्फी होगी। ठीक है, और साइनेपोमॉर्फी मतलब क्या होगी? ये वो करैक्टर होता है जिसकी वजह से अपने सप्लेसियोमॉर्फी में हम एक ही ग्रुप देखेंगे, साइनेपोमॉर्फी में डिफरेंट ग्रुप्स देखेंगे। साइनेपोमॉर्फी में क्या होगा कि कोई ऐसी खसूसियत जो कि एक ग्रुप का फर्क कर रही है बाकी ग्रुपों से। मिसाल के तौर पर परिंदों में पर है ना, हम मैमल्स में नहीं है, ठीक है, रेप्टाइल्स में भी नहीं है। तो ये परिंदों के अंदर परों का होना परिंदों के ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर रहा है बाकी ग्रुपों से, तो ये उसकी साइनेपोमॉर्फी है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइनेपोमॉर्फी जो है आती है। और दूसरा ये कहते हैं कि सप्लेसियोमॉर्फी जो है कब एक स्टेज पे वो सप्लेसियोमॉर्फी होगी और दूसरे स्टेज पे वो साइनेपोमॉर्फी बन जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब परिंदों के पर, ठीक है, अगर मुख्तलिफ ग्रुपों में देखें तो परिंदों के पर साइनेपोमॉर्फी है, लेकिन सिर्फ एक ही बर्ड्स के ग्रुप में देखें तो बर्ड्स के लिए परों का होना सिर्फ बर्ड्स के ग्रुप के लिए सप्लेसियोमॉर्फी है। और अगर डिफरेंट ग्रुप्स में इसका कंपैरिजन करें, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के साथ इसका मुकाबला करें, तो तब ये साइनेपोमॉर्फी है, बर्ड्स का फ़र्क करके बाकी ग्रुपों से। तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया। उसके बाद क्लैडोग्राम हमारे पास क्या है? क्लैडोग्राम जो है ये हमारे पास एक फैमिली ट्री है विच डिपेक्ट, जो कि जाहिर करता है मोनोफाइलेटिक हाइपोथेसिस को। ये ना हमारे पास एक फैमिली ट्री है जो कि हमारे अजदाद को जाहिर करता है, और ये किस हाइपोथेसिस को जाहिर करता है? मोनोफाइलेटिक वाले। मतलब फैमिली जो क्लैडोग्राम है वो मोस्टली जो है क्लैडोग्राम जो है मोस्टली वो मोनोफाइलेसी के कॉन्सेप्ट को जाहिर करेगा। मतलब वो ये जाहिर करेगा कि हम सबका एक ही एंसेस्टर है। उसके बाद है आउट ग्रुप। ठीक है, आउट ग्रुप की क्या डेफिनेशन है? आउट ग्रुप में फॉर एंसेस्ट्रल करैक्टर्स क्लाइडिस्टिक्स लुक फॉर रिलेटेड ग्रुप कॉल्ड आउट ग्रुप। जब एंसेस्टर्स के करैक्टर स्टडी कर रहे होते हैं ना क्लाइडिस्टिक्स, क्लैडोग्राम को और इन सारे फाइलोजेनी को स्टडी करने वाले लोग, तो वो क्या करते हैं? वो ना इमेजिन कर लेते हैं एक रिलेटेड ग्रुप, एक उन करैक्टर्स से मिलता जुलता ग्रुप सपोज कर लेती हैं। तो जो ग्रुप उन्होंने खुद से सपोज किया है पता लगाने के लिए रिलेटेड ग्रुप, उस ग्रुप को हम आउट ग्रुप कहेंगे। उसके बाद है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है? इसमें वो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डाटा आ जाती हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स को, हमारी फाइलोजेनी को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन ये ना हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये जो है बहुत ब्लर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है जाहिर करते हैं। फिर भी क्लैडिस्टिक्स और ज़ूलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं अरेंजमेंट वाली चीज़ों पे। ठीक है, पोजीशन जिससे जाहिर होती है तरतीब। अब सिमेट्री को अगर हम देखें, सिमेट्री क्या है? सिमेट्री इस चीज़ को जाहिर करती है कि सेंट्रल एक्सिस के गिर्द बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्से किस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, अब सेंट्रल एक्सिस क्या होता है? मिसाल के तौर पर रूफ वाला फ़ैन होता है ना,
तो उसका एक सेंट्रल एक्सिस होता है और उसके इर्द गिर्द जो है उसके ये विंग्स होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस के गिर्द बॉडी पार्ट्स कैसे अरेंज हैं, इस चीज़ को जो है हम सिमेट्री कहते हैं। अब अगर सिमेट्री ना, अगर सेंट्रल पॉइंट हो ही ना जिसके गिर्द बॉडी पार्ट्स अरेंज हों, जिसे स्टैंडर्ड बना के उसके गिर्द बॉडी पार्ट्स अरेंज हो, तो इस चीज़ को हम एसिमेट्री कहेंगे, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री क्या होगी, वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल ओरल एबोरल एक्सिस डिवाइड एनिमल इनटू टू मिरर इमेजेस। अब ओरल पाथ कौन सा होगा, जो मुंह वाली जगह होती है ना जहाँ से जानवर कोई चीज़ अपने अंदर लेता है, इंजेस्ट करता है, उसे ओरल कहेंगे, और फिर जो उसका अपोजिट होगा वह एबोरल होगा, ठीक है। अब जैसे हमारा माउथ है, ये ओरल एक्सिस है, और इसकी बिल्कुल फिर मतलब स्ट्रेट जाएं तो वो एनएस वाली साइड जो है हमारी एबोरल होगी, तो ओरल एबोरल एक्सिस, ठीक है। अब इस हमारे यूँ सेंटर से एक प्लेन पास करे तो वो ज़ाहिर हमारी बॉडी को दो मिरर इमेजेस, मतलब दो एक जैसे इमेजेस में डिवाइड कर देगा। एक जैसे इमेजेस ही होंगे ना, एक साइड पे एक एयर आएगा, एक आर्म आएगी, दूसरी साइड पे दूसरा एयर, दूसरी आर्म आएगी, ठीक है। मतलब सब कुछ जो है हाफ हाफ अंदर से हो जाएगा। तो ऐसा प्लेन जो कि जब सेंट्रल ओरल एबोरल एक्सिस से गुजरे तो बॉडी को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड करते, उस सिमेट्री को जो है हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। बाई रेडियल क्या होगी, बाई रेडियल भी रेडियल ही होती है। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो सेंट्रल एक्सिस होता है ना उसके गिर्द बॉडी पार्ट्स दो दो में अरेंज होंगे, मतलब उसमें से जब सेंट्रल एक्सिस से हम कट करें और बॉडी दो मिरर इमेजेस में डिवाइड होगी, तो रेडियल सिमेट्री में तो क्या होगा कि एक एक पार्ट, आधा आधा पार्ट दोनों मिरर इमेजेस में आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब बॉडी कट होगी सेंटर से तो आधे हिस्से में भी दो स्ट्रक्चर होंगे, एक आधे हिस्से में भी दो स्ट्रक्चर्स होंगे और बाकी आधे हिस्से में भी दो स्ट्रक्चर्स होंगे। मतलब इसमें सेंट्रल एक्सिस के गिर्द बॉडी पार्ट्स दो दो में अरेंज होंगे। और इसी तरह पेंटा रेडियल सिमेट्री है, ये भी रेडियल सिमेट्री है, लेकिन इसमें बॉडी पार्ट्स किसमें 5 में अरेंज होंगे। मतलब सेंट्रल अगर सेंटर से पास होगा, बॉडी कट होगी, तो एक साइड पे भी 5 हिस्से आएंगे, बाकी साइड पे भी जो है 5 आएंगे। उसके बाद है बाईलैटरल सिमेट्री। बाईलैटरल सिमेट्री क्या है, ये भी रेडियल सिमेट्री की तरह है। रेडियल में क्या है, जैसे वो चीज़ जो है वर्टिकल है, हम उसे देखते हैं। बाईलैटरल में कैसे है, वो चीज़ जो है हॉरिजॉन्टल, मतलब यूँ पड़ी है। तो बाईलैटरल में हम कैसे देखेंगे कि कोई भी प्लेन जो कि अपर और लोअर एक्सिस से गुजरे वो एनिमल को डिवाइड कर दे लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस में, ठीक है। अब ये चीज़ हॉरिजॉन्टल पड़ी है ना, इसके ऊपर और नीचे से अगर मैं एक प्लेन गुजारूँ तो वो इसे लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगा, इसे हम बाईलैटरल सिमेट्री कहेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है, बस इसमें चीज़ जो है वर्टिकल होगी, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल होगी। तो जब अपर लोअर एक्सिस से कोई प्लेन गुजरे और बॉडी को लेफ्ट राइट मिरर इमेजेस में डिवाइड करते, वो हमारे पास बाईलैटरल सिमेट्री होगी। उसके बाद है हमारे पास दूसरे हमारे पास हैं पैटर्न्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक यूनिसेलुलर पैटर्न है, इसके मुताबिक अब ये हम प्रोटोजोन्स ही स्टडी कर रहे हैं ज़ूलॉजी में। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होती हैं। इनके मुताबिक ये जो हैं एक ही सेल पर मुश्तमिल होंगे। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वो जिन लेयर्स में अरेंज हैं वो दो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से आई हैं, ठीक है। कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक टिश्यू से, एक एक्टोडर्म से आई है जिससे हमारी स्किन बनाई है, और दूसरा एंडोडर्म से आई है जिसने हमारी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी पार्ट जिन लेयर्स में अरेंज है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में आई है। एक एक्टोडर्म जिसने हमारी स्किन बनाई है, एक एंडोडर्म जिसने हमारी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनाई है, और एक मेसोडर्म जिसने हमारे ब्लड सेल बनाए हैं। उसके अलावा ये तो हम लोअर एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ना। अगर हायर एनिमल्स के देखें तो उनकी डिवीजन हम किस बेसिस पे करते हैं, उन्हें हम डिवाइड करते हैं प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम। इन दोनों में क्या फ़र्क है, अब ना जो एम्ब्रियो बनता है ना उसके अंदर एक ब्लास्टूला बनता है जिसके अंदर एक सुराख होता है जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर वो ब्लास्टोपोर पहले उस जानवर के अंदर मुंह बना दे और उसके बाद एनस बनाए, मतलब पहले इंजेस्टिंग आर्गन बना दे उसके बाद एक्सक्रीटरी आर्गन बनाए, तो वो प्रोटोस्टोम्स होंगे। लेकिन अगर वो ब्लास्टोपोर, वो सुराख ब्लास्टूला का जो एम्ब्रियो में है, पहले वो एनस बना दे, मतलब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बना दे, और उसके बाद माउथ बनाए, तो वो ड्यूटरोस्टोम होंगे। और फर्दर इनमें क्या डिफरेंस है कि इसमें क्लीवेज डिटरमिनेट होगी। डिटरमिनेट का क्या मतलब है कि इसमें जब क्लीवेज होगी ना, बॉडी के सेल्स और पार्ट्स डिवाइड होंगे, तो उन सेल्स को पता होगा कि उन्होंने आगे जाकर क्या बनाना है। लेकिन जो ड्यूटरोस्टोम है इसमें क्लीवेज इनडिटरमिनेट होगी, मतलब जब बॉडी सेल्स डिवाइड होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या बनाना है, और वो इरेगुलरली चीज़ें बनाते जाएंगे। और दूसरा, इसमें जो क्लीवेज होगी उसकी मतलब पोजीशन कैसे होगी, डायरेक्शन वो यूँ स्पाइरल होगी। और ये इसमें कैसे होगी, ड्यूटरोस्टोम में ये ना रेडियल होगी। रेडियल कैसे होती है, जैसे ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है ना,
तो ये यूँ, ये रेडियस जिस तरह होता है किसी भी गोल चीज़ का, ये वैसे ही होगी रेडियल क्लीवेज, और ये यूँ स्पाइरल होगी। उसके बाद हमारे पास दो और टर्म्स हैं आखिरी, होमोप्लाज्मी और एनालॉगी। होमोप्लाज्मी का क्या मतलब है? होमोप्लाज्मी के मुताबिक जो है स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो है कॉमन एंसेस्टर से आते हैं, तो कॉमन एंसेस्टर से आने की वजह से उन स्ट्रक्चर्स की शक्लें तो एक जैसी हैं, स्ट्रक्चर्स शेप में एक जैसी हैं, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, इसे जो है हम होमोप्लाज्मी कहेंगे। ठीक है, और इसकी मिसाल क्या है? हड्डियों की तरतीब इंसान के बाजू के अंदर और परिंदे के परों के अंदर। अब आप देख लें कि जो परिंदे के पर के अंदर हड्डियाँ होंगी और हमारे बाजुओं के अंदर जो हड्डियाँ हैं उनकी तरतीब एक जैसी है, वो शक्ल में उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन हमारे फंक्शन डिफरेंट है। हम हाथ क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम हाथ चीज़ों को उठाने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए यूज़ करते हैं, उड़ने के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते ना, लेकिन परिंदे अपने बाजुओं को मतलब अपने विंग्स को उड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अब हमारा और परिंदों का फंक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट जो है बोन्स की हमारे आर्म्स में और उनके विंग्स में वो एक जैसी है। तो ये होमोप्लाज्मी है, और इसे हम क्या कहते हैं? ये जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। आप देखिए डाइवर्जेंट ही है ना, मतलब स्ट्रक्चर एक जैसा था लेकिन फंक्शन मुख्तलिफ माहौल में रहने की वजह से उनका डिफरेंट हो गया। अब पहले जब कभी मतलब एंसेस्टर से हम बने होंगे परिंदे और हम, तो क्या होगा कि परिंदों ने ऐसी जगह पे रहना शुरू कर दिया होगा जहाँ पे उन्हें उड़ने की ज़रूरत है, और हम ऐसी जगह पे आ गए होंगे जहाँ पे हमें चीज़ों को उठाने की, पुश पुल करने की ज़रूरत है। तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़ूलॉजी की ज़बान में, असल में ऐसा है नहीं, ज़ूलॉजी की साइंस की ज़बान में हमने अपनी बॉडी को वैसे ही ढाल लिया। मतलब हमारा स्ट्रक्चर सेम है लेकिन डाइवर्जेंट हो गए, मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए, हमारे फंक्शन डिफरेंट हो गए, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को जाहिर कर रहा है। और दूसरा इसका बिल्कुल रिवर्स है, एनालॉगी। इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन एक जैसा है। ठीक है, अब इसकी मिसाल में क्या आता है हमारे पास? बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स आप देख लें। अब मक्खी के पर भी उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, परिंदे के पर भी उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फंक्शन दोनों का एक जैसा है, लेकिन आप उनका स्ट्रक्चर देख लें, क्या वो आपस में मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। परिंदे के परों में और इंसेक्ट के परों में स्ट्रक्चर जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनकी कंपोजिशन में, उनकी अरेंजमेंट में, लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही है, उड़ना है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसे जो है हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों ने एक चीज़ बना दी। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट थे लेकिन जब उन पे एवोल्यूशनरी प्रेशर पड़ा तो सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर की वजह से वो एक जैसे हो गए। मतलब जो फ्लाइज, इंसेक्ट्स थे और परिंदे थे, वो बेशक बनी अलग जगह पे, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने जब अपनी अगली लाइफ ऐसी जगह पे गुजारी जहाँ पे पुश पुल करने की या किसी चीज़ को उठाने की ज़रूरत नहीं थी बल्कि उड़ने की ज़रूरत थी, सर्वाइव क्या करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, तो उन्होंने अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को का फंक्शन सेम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? कन्वर्जेंस हो गई। डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है ना कि एक चीज़ से मुख्तलिफ चीज़ें बनी, और कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों ने एक चीज़ बना दी। तो एनालॉगी हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो ये सारा था हमारे पास चैप्टर।